हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका भाग्यस्थली में। आज हम केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में समझेंगे। अभी जैसे यदि हम बात करें कि एक कोलाइडल या क्रिस्टलाइड क्या होते हैं, उसके पहले आपको ये जानना है कि जैसे हम पहले से जानते हैं हेट्रोजीनियस और हमारे होमोजीनियस ये सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो ये तो आप लोग लगभग जानते हैं दोस्तों कि हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन होता है कि जिस सॉल्यूशन में कम से कम हमारे दो फेज दिखते हों, और होमोजीनियस सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन होता है जिसमें हमारे कितने भी मतलब सॉल्यूट मिला दिए जाए सॉल्वेंट के साथ, लेकिन उनका एक ही फेज दिखेगा। मतलब इनको हम जो है आंखों से देख के ये नहीं बता सकते हैं कि इसमें कोई दो चीज़ मिलाए गए हों, लेकिन हमारे जो हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन होते हैं उसमें हमको ये चीज़ें दिख जाती है या वो हमको सेपरेट दिख जाती है। जैसे सैंड का और वाटर का जो हमारा सॉल्यूशन होगा तो उसमें सैंड जो है नीचे अपना जगह बना लेता है। इसी तरह से यदि हम बात करें NaCl और वाटर का सॉल्यूशन, तो ये जो है ऐसे मिक्स हो जाते हैं जिसको बाद में यदि हम देखें तो ये नहीं बता सकते उसमें मतलब हमारा NaCl मिला है या नहीं मिला है। तो इसी तरह से एक सॉल्यूशन होता है दोस्तों कोलाइडल सॉल्यूशन। तो आज हम इस कोलाइडल सॉल्यूशन को समझेंगे। उसके पहले यदि हम आपसे पूछें कि कोलाइड्स होते क्या हैं, कोलाइड कहते किसे हैं, तो अभी एक चीज़ देखिए, हमने एक चीज़ जाना है जैसे हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस सॉल्यूशन के लिए जो हमारे सॉल्यूट होते हैं, ये हमारा सॉल्यूट ही मतलब डिपेंड करता है कि जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो हमारा सॉल्यूशन मतलब हेट्रोजीनियस बनाएगा या होमोजीनियस बनाएगा। यानी हमारे सॉल्यूट के साइज पे ये बात पता चलता है। यानी यदि सॉल्यूट का साइज 10⁻⁻⁹ सेंटीमीटर से यदि छोटा है, मतलब ये नैनो सेंटीमीटर से छोटा हो, और 10⁻⁻6 सेंटीमीटर यानी माइक्रो सेंटीमीटर से छोटा हो, और एक होता है 10⁻⁻3 सेंटीमीटर या उससे बड़ा, इससे यदि छोटा है तो वो हमारा नहीं दिखता है, या हम बोलेंगे कि माइक्रोस्कोप से भी हम इन सबको देख सकते हैं। तो ये वाले जो पार्ट आ रहे हैं जिन पार्टिकल का साइज 10⁻⁻6 सेंटीमीटर के करीब है, उनको हम देख सकते हैं माइक्रोस्कोप से, अच्छे से देख सकते हैं। और ये तो हमारे वैसे मतलब नेक्ड आई से भी दिख जाते हैं। इनको देखने के लिए हमको मतलब बहुत हाई पावर का माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ता है, जो हमको बताता है कि हमारा सॉल्यूशन प्योर सॉल्यूशन होगा। इसी तरह से हम जब कोलाइडल की बात करते हैं तो कोलाइडल वह पार्ट है या कोलाइड्स वे पार्ट होते हैं जो किसी सॉल्यूशन में होते तो हैं, दिखते भी हैं, लेकिन उनको सेपरेट करना थोड़ा सा टफ होता है, अलग होता है, मेहनत उस पर करना पड़ जाएगा। तो इसी को हम समझने के लिए देखें कि दोस्तों जैसे हमारा जैसे सॉल्यूशन ये है, तो हम बात करें कि यदि हमारा NaCl और H2O का सॉल्यूशन है, या हम बात करें हमारा शुगर और H2O का सॉल्यूशन है, तो ये दोनों सॉल्यूशन हमारे लिए होमोजीनियस सॉल्यूशन है। दोनों सॉल्यूशन हमारे लिए होमोजीनियस सॉल्यूशन है। और इसी तरह अभी हम बात करें जैसे हमारे पास एक आता है, मान लीजिए ग्लू ही हो गया, ग्लू हो गया, या हम बात करें हमारा स्टार्च है, दूसरा हम बात कर रहे हैं इसी तरह से जिलेटिन है हमारा। ऐसे करके ये भी दोस्तों हमारा जो सॉल्यूशन है, इसमें भी आप देखेंगे कुछ छोटे छोटे अंदर से पार्ट होते हुए हैं, लेकिन इनको अलग से नहीं मिक्स किया गया है। या हम बात करें जैसे हमारा वो एलोवेरा है, एलोवेरा का जो तुरंत आप पत्ता निकालेंगे तो उसमें से जो लिक्विड निकलता है उसको भी आप देखेंगे, लगता है उसमें से कुछ छोटे छोटे माइक्रो पार्टिकल मिलाए गए हैं, लेकिन उनको हम अलग से नहीं मिलाते हैं। तो हमें एक चीज़ पता चला कि जैसे हमने अपने लैब में देखा है, एक हमारा आता है वो टिश्यू पेपर करके, उसी टिश्यू पेपर की तरह एक पॉर्चमेंट पेपर होता है। तो इस पॉर्चमेंट पेपर के थ्रू जिस सॉल्यूशन का हम बात करेंगे फ्लो मतलब इजीली हो जाए, यानी इधर हमारे पास ये हमारा पॉर्चमेंट पेपर है, इधर से हम कोई सॉल्यूशन यदि हम इस पे रख रहे हों और वो सॉल्यूशन सीधे फ्लो कर जाए, तो उस सॉल्यूशन को हम क्रिस्टलाइड सॉल्यूशन बोलते हैं। दोस्तों इस पे ध्यान दीजिएगा, इस सॉल्यूशन को हम क्रिस्टलाइड सॉल्यूशन बोलते हैं। और ऐसे सॉल्यूशन जिनमें हम यदि पॉर्चमेंट पेपर में उसको रखें और वह पॉर्चमेंट पेपर से इजीली ना फ्लो हो पाए, या ये बोलें कि फ्लो ही ना हो पाए, ऐसे सॉल्यूशन को हम कोलाइडल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो देखिए आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, जैसे हमारा जो एलोवेरा है, जिलेटिन है, स्टार्च है, ग्लू, जैसे गोंद की बात करें ये है, इनको यदि हम किसी टिश्यू पेपर या पॉर्चमेंट पेपर पे रखते हैं तो इजीली फ्लो नहीं हो पाते, वो एक तरफ से दूसरे तरफ आराम से नहीं जा पाएंगे। लेकिन यदि हमारा नमक का या पानी चीनी का घोल है, उसको यदि हम उस पेपर पे रखें तो इजीली फ्लो हो सकता है।
तो ऐसे सॉल्यूशन जिनका फ्लो इजीली हो जाए उस सॉल्यूशन को हम क्रिस्टलाइड सॉल्यूशन बोलेंगे। उसका एग्जांपल है जैसे नमक पानी का, चीनी पानी का, ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइडल सॉल्यूशन या क्रिस्टलाइड सॉल्यूशन। दूसरा आता है दोस्तों कि ऐसे सॉल्यूशन जिनको हम पार्चमेंट पेपर पे रखें या पार्चमेंट पेपर से हम पास कराएं वो इजीली पास ना हो, या हम ये बोलें कि बहुत धीरे धीरे से पास हो, ऐसे सॉल्यूशन को हम कोलाइडल सॉल्यूशन बोलते हैं। अब एक चीज़ आता है दोस्तों, इसी के आगे हमारा मतलब इसी में पढ़ने को होता है, एक टिंडल इफेक्ट होता है। तो यदि हम पूछें कि ये टिंडल इफेक्ट है क्या, तो कभी भी आपको ये पता होना चाहिए कि जो टिंडल इफेक्ट है वो हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन के लिए या कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करें उसके लिए फॉलो करता है। तो जैसे यदि हमारा कोई सॉल्यूशन है, ये हमने कोई सॉल्यूशन इसमें रखा है और हम एक कोई हाई इंटेंसिटी से आते हुए किसी लाइट को यदि हम पास कर रहे हो, तो ये क्या करता है कि इस हाई इंटेंसिटी के लाइट को इसके अंदर जो पार्टिकल है, हमारे कोलाइडल पार्टिकल हैं, वो एक कोन बनाते हैं इस तरह से, जिसके अंदर हमें ये छोटे छोटे हमारे पार्टिकल दिखाई देते हैं। इनको दोस्तों हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, लेकिन हम यदि रात में देखें तो ये जो हमारा हाई इंटेंसिटी से लाइट आ रहा है, ये यदि इस सॉल्यूशन में पास हो रहा होगा तो इतने एरिया को, यानी ये कोन बनाते हुए एरिया को वो ब्राइट कर देगा, चमकीला कर देगा। इस कोन को दोस्तों हम बोलते हैं टिंडल कोन। और इस इंटेंसिटी से आते हुए, हाई इंटेंसिटी से आते हुए लाइट को हम बोलेंगे हाई इंटेंसिव लाइट। दूसरा हमारा ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। तो हमको ये चीज़ पता चला। और ये जो कोन बना है, इस कोन का नाम मैंने टिंडल कोन रखा है। ये जो हमारी लाइट आ रही है वो हाई इंटेंसिटी की लाइट है, और ये हमारे जो होते हैं इसके अंदर को एक सॉल्यूशन जो हमारा है एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, और इसके अंदर ये जो पाए जाते हैं कोलाइड्स पार्टिकल है, ये कोलाइड्स पार्टिकल है, और ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन है। तो एक चीज़ हम देखेंगे कि कभी भी जो टिंडल इफेक्ट होता है दोस्तों, टिंडल इफेक्ट होने के लिए हमें चाहिए कि हमारा जो सॉल्यूशन हो, हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन हो, या हम बोलेंगे सस्पेंशन पार्टिकल वाला कोई एक सॉल्यूशन हो, यदि उस पर हम हाई इंटेंसिटी का लाइट फ्लो करवा रहे हो, तो वो हाई इंटेंसिटी का जो लाइट आएगा उस सॉल्यूशन के पार्टिकल को ऐसे वो एक कोन में दिखाएगा, जो इस कोन के अंदर आने वाले पार्टिकल हैं वो क्या होंगे, इनको तो हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, लेकिन अंधेरे में यदि हम यही देख रहे हो, ये यदि हम प्रैक्टिकल यदि अंधेरे में कर रहे हो, तो हम देखेंगे कि ये वाला जो एरिया है एक कोन का शेप ले लेता है, और उसी कोन का नाम टिंडल कोन है। लेकिन यदि इसके अंदर पार्टिकल को यदि हमें देखना है तो हम माइक्रोस्कोप का यूज करके हम ये देख सकते हैं कि इसके अंदर भी ये जो पार्टिकल है वो रैंडम मोशन में होते हैं, ये हमेशा मूव करते रहते हैं, हमेशा मोशन में रहते हैं। जैसे यदि बात किया जाए, हम लोग जानते हैं कि कोई भी हमारे यहाँ सब्सटेंस है या कोई भी मैटर है, उसके अंदर के जितने पार्टिकल है वो हमेशा मोशन में होते हैं। तो ये मोशन हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ये जो पार्टिकल है वो कोलाइडल पार्ट है, वो दिखते हैं, और ये लाइट आने के नाते इस एरिया को चमकीला कर दे रहा है, इसलिए इस एरिया को, इस कोन वाले एरिया को हम टिंडल कोन कहते हैं। ये जो सोल्यूशन है वो हमारा कोलाइडल सोल्यूशन है, इसके अंदर पाने वाले पार्टिकल जो होंगे वो कोलाइड्स कहलाते हैं। इतना चीज़ पता होना चाहिए। कि और एक चीज़, कभी भी ये बात पूछता है कि जो टिंडल इफेक्ट है वो क्यों है, तो दोस्तों टिंडल इफेक्ट जो होता है तो हमेशा स्कैटरिंग के कारण होता है, यानी इसके अंदर जो पार्टिकल होते हैं वो स्कैटर्ड होते रहते हैं। जैसे स्कैटरिंग क्या है कि कभी कोई एक लाइट आ रहा है किसी एक पार्टिकल पे, तो वो उसको क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। अब यहाँ एक किसी दूसरे लाइट पे आया, ये इसको रिफ्लेक्ट कर दिया इसको, तो ये चीज़ें स्कैटरिंग कहलाती है। यहाँ पर भी वही होता है। तो इस कोन को ये दिखाता है, यही कोन कहलाता है टिंडल कोन। सर पूछा जाएगा कि इसका टिंडल नाम क्यों पड़ा, इसको एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम ही टिंडल था, इसलिए इस पूरे प्रोसेस को टिंडल इफेक्ट बोला जाता है। टिंडल इफेक्ट पूछने के बाद दोस्तों तुरंत एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये ब्राउनियन मोशन क्या होता है। तो एक चीज़ देखिए, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने एक चीज़ देखा कि जब हमारे जो ये कोलाइडल सॉल्यूशन है, जो हमारा एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, इसके अंदर जो पार्टिकल है वो पार्टिकल
किसी एक स्ट्रेट लाइन में नहीं मोशन में रहते हैं, या वो स्ट्रेट लाइन में नहीं मूव करते हैं, वो क्या करते हैं, रैंडम मोशन में होते हैं, कभी इधर तो कभी इधर, कभी यहाँ आए कभी इधर आए, यानी उनका जो मोशन होता है वो जिगजैग मोशन होता है। यानी रॉबर्ट ब्राउन ने कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या देखा कि जो पार्टिकल होते हैं वो हमेशा जिगजैग मोशन करते रहते हैं, और किसी भी पार्टिकल का जिगजैग मोशन ही, या कोलाइडल पार्टिकल का कोलाइडल सॉल्यूशन में जो मोशन है वो जिगजैग मोशन है। इसी जिगजैग मोशन को हम ब्राउनियन मोशन भी कहते हैं। अब इसको रॉबर्ट ब्राउन दिए थे इसलिए इसका ब्राउनियन नाम हो गया। वैसे तो हमको पता है कि सभी पार्टिकल किसी एक मतलब सॉल्यूशन में वो मोशन करते ही रहते हैं, इसलिए उसका नाम जो है आएगा कि ब्राउन दिया था तो ब्राउनियन मोशन, कोई आके दूसरा दे दिया तो उसका इस तरह से नाम बताया जाता है। अगला एक चीज़ आता है दोस्तों, इतना जानने के बाद यदि पूछा जाए कि हमने जैसे इसके पहले भी पढ़ा है, हम रिएक्शन की बात करें तो कुछ रिएक्शन होते हैं, जैसे मान लीजिए हमने पढ़ा है कि नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन से रिएक्शन करके NH3 बनाता है, अमोनिया बनाया। इसी तरह से हमारा हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मान लीजिए वाटर बनाया। इसको दो लोग बना रहे हैं, तो हो सकता है ये वाला वो धीरे धीरे कर रहा हो और कोई लड़का इसी को बहुत तेज कर दे रहा हो। तो इसके लिए एक चीज़ आता है दोस्तों, एक वर्ड है कैटलिस्ट। कोई पूछेगा ये कैटलिस्ट है क्या, तो कैटलिस्ट वे सब्सटेंस होते हैं जो किसी रिएक्शन के स्पीड को कम या ज़्यादा कर देते हैं। यानी ऐसे सब्सटेंस जिनके प्रेजेंट के कारण किसी रिएक्शन का जो स्पीड है वो इफेक्टिव हो जाए, या तो धीरे हो जाए या तो कम हो जाए, वही कैटलिस्ट कहलाते हैं। अब आया सवाल कि सर कैटलिस्ट ऐसा भी होता है क्या कि किसी रिएक्शन को कम भी कर सकता है, उसके स्पीड को, या तेज भी कर सकता है? तो जो भी ये दो प्रकार के वैसे जनरली पढ़े जाते हैं, होते तो ये 4-5 प्रकार के हैं। वैसे यदि बात किया जाए तो एक पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव कैटलिस्ट, और दूसरा हो जाएगा हमारे लिए निगेटिव कैटलिस्ट। इनको हम समझते हैं। देखिए पहले चीज़ तो पता चला कैटलिस्ट वे होते हैं जिनके प्रेजेंट के नाते किसी एक रिएक्शन का स्पीड इफेक्टिव होता है, यानी ऐसे सब्सटेंस जो अपने प्रेजेंट से किसी रिएक्शन का स्पीड बढ़ा दें या घटा दें। तो ऐसे सब्सटेंस जो किसी रिएक्शन का स्पीड बढ़ा देते हैं वो पॉजिटिव कैटलिस्ट कहलाते हैं, और ऐसे सब्सटेंस जो किसी रिएक्शन का स्पीड घटा देते हैं उनको निगेटिव कैटलिस्ट कहा जाता है। जैसे नाइट्रोजन ही है और हाइड्रोजन है, इनके रिएक्शन से हमको पता चलता है दोस्तों कि होगा क्या, हमारा अमोनिया बनेगा। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इसके जो है प्रेजेंट में हमको पता चल रहा है हमारा वाटर बनेगा। लेकिन है क्या कि यदि हम इसके साथ एक कैटलिस्ट मान लीजिए प्लेटिनम लगा दें, या इसके साथ हम बात करें आयरन लगा दें, ये कैटलिस्ट है। पहला चीज़, ये रिएक्शन में कोई पार्ट नहीं लेते हैं, रिएक्शन हो जाने के बाद आप इनको हटा सकते हैं। हुआ क्या कि ये स्पीड को बस बढ़ा दिए, तो ये बढ़ा दिए इसलिए इनको हम पॉजिटिव कैटलिस्ट बोलेंगे। तो इसके एग्जांपल में हम पढ़ते हैं, जैसे हमारा आता है नाइट्रोजन ऑक्साइड, आयरन, प्लेटिनम। तो सवाल आया सर ये तो ठीक है, इसी तरह ऑक्सीजन आ गया, ये तीनों चारों जो कैटलिस्ट हैं इनको हम पॉजिटिव कैटलिस्ट बोलते हैं। तो सर निगेटिव कैटलिस्ट क्या होता है? तो एक चीज़ आप लोग जानते हैं दोस्तों कि जैसे जो हमारा क्लोरोफॉर्म है वो तो खुद ही मतलब विषैला है, वो नशा कर मतलब करने के बाद उसका क्या होता है, वो माइंड को सोचने पे उसको कर देता है, रोक देता है। इसी तरह से यदि जो हमारा क्लोरोफॉर्म है यदि उसको हम सनलाइट के प्रेजेंट में रखें तो उसी टाइम पे एक वो बनता है केमिकल गैस बनता है जिसका नाम है फास्जीन। ये दोस्तों बहुत ही विषैला होता है। यदि ये मतलब सही से यदि कोई आदमी सूंघ ले तो मतलब मूर्छित होने के बाद, बेहोश होने के बाद वो तो मर भी सकता है कुछ देर के बाद। तो इस रिएक्शन को हमें कम करना है, तो ऐसी जगह पे जो हम मतलब कैटलिस्ट लगाएंगे उसको निगेटिव कैटलिस्ट कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमें पता है कि हमारा जो क्लोरोफॉर्म है CH3, यदि ये सनलाइट के प्रेजेंट में है तो ये जो बनाता है COCl3, ये फास्जीन जो हमारा है, इस फास्जीन का जो हमारा फॉर्मेशन हो रहा है, हमें इस स्पीड को कम करना है। तो इस स्पीड को हमें दोस्तों कम करना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके सामने हम C2H5OH यानी हम एथेनॉल का यूज करते हैं, अल्कोहल का यूज करते हैं। तो वहाँ पर फॉर्मेशन तो फास्जीन गैस का होगा ही,
लेकिन वहाँ पर उसका स्पीड कम हो जाता है। तो वहाँ पर हम जान लेंगे कि जो फास्जीन का फॉर्मेशन हो रहा है वो धीरे धीरे होने लगता है और वह कम इफेक्टिव होगा। तो हमें एक चीज़ पता चला कि ये जो हमारा कैटलिस्ट है ये हमारे लिए मतलब लाभदायक भी है, कभी कभी नुकसानदायक भी है। तो जो पॉजिटिव होते हैं उनको हम यूज करते हैं किसी रिएक्शन के स्पीड को बढ़ाने के लिए। इसी तरह से जो हमारा निगेटिव कैटलिस्ट होगा वो किसी रिएक्शन के स्पीड को घटाने के लिए यूज किया जाता है। तो ये दोस्तों हमारे कैटलिस्ट कहलाते थे। इसी में यदि हम आपसे यदि कुछ और भी चीज़ें पूछें, जैसे मान लीजिए इससे अलग है वो टॉपिक, कुछ हमारा अलग है, मान लीजिए इम्पोर्टेंट न कह करके उसको ऐसे जनरल फॉर्म में समझा जाए। सवाल आया, हम एक चीज़ जानते हैं कि यदि हमारे पास वाटर है, हमारे पास यदि मान लीजिए कहीं पे ऐसे वाटर है, सब वाटर एरिया है, यदि इस पर हम ऑयल रख दें तो हमें एक चीज़ पता होता है ऑयल इसके ऊपर ही रह जाता है। तो सवाल आया सर ये क्या होता है, तो ये होता है डेंसिटी के नाते, इसमें ज़्यादा समझना नहीं था। तो सवाल ये है कि सर ये तो बताए क्यों। अब जानना ये है कि जब हमारे पास कहीं पर ऐसे ऑयल रखा हो और इसमें पानी की बूंदें यदि पड़ जाए, तो पानी की बूंदें यदि वाटर पे ऑयल पर यदि पानी की बूंदें पड़ती हैं तो वह गोल गोल का अपना जगह बना लेती हैं। आप एक देखे होंगे कि कभी भी सर हमारा ऑयल में यदि पानी की बूंद पड़ जाए तो वह फैलती नहीं, वह एक मतलब सर्कुलर सरफेस बना लेती है। लेकिन यदि हमारे पास ऐसे वाटर दिया गया और वाटर में यदि किसी जगह यदि एक भी बूंद या दो बूंद तेल का पड़ जाए तो दोस्तों एक पतला सा सरफेस बना लेगा, यानी वो फैल जाता है। सवाल आया सर ये कैसे होता है, क्या कारण है इसके पीछे। तो देखिए दोस्तों, दो एक फोर्स होते हैं जिनको कोहेशन फोर्स और एक होता है एडहेशन फोर्स बोला जाता है। ये क्या होते हैं, कोहेशन फोर्स वह फोर्स होता है जो किन्हीं मतलब सेम टाइप के पार्टिकल के बीच में लगता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कहीं वाटर बॉडी है, तो इस वाटर बॉडी के अंदर यानी इस वाटर के नाते इस वाटर पे जब जो फोर्स लग रहा होता है उसको कोहेशन फोर्स बोलते हैं। यानी वाटर का वाटर से, ग्लास का ग्लास से, या किसी सेम थिंग्स का, जैसे हमारे पास पानी का पानी के कण से मिलना कोहेशन कहलाएगा, कांच का कांच से मिलना कोहेशन कहलाएगा, मरकरी का मरकरी से मिलना कोहेशन कहलाएगा। तो सर एडहेशन क्या है, जब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पार्टिकल मिलते हैं तो उनके पार्टिकल जब मिलते हैं तो वह भी एक फोर्स लगाते हैं, उस फोर्स को एडहेशन फोर्स कहते हैं। तो अब जैसे मान लीजिए हमारे पास वाटर है, इसको हम मरकरी के साथ रख दें, या वाटर है इसको हम ग्लास के साथ रख दें, तो इस अभी जैसे इसके साथ बाद हम एक एग्जांपल और लेंगे कि जो ग्लास है, इस ग्लास को यदि हम पानी उसके ऊपर डाल दें तो पानी उस ग्लास को भिगो देता है, कांच को भिगो देता है। लेकिन यदि उसी ग्लास पे यदि हम मरकरी रख दें या उसमें से मरकरी को निकालें तो वो मरकरी उस ग्लास को नहीं भिगोता है। इसका क्या कारण है, तो देखिए यही कारण है हमारे कोहेशन और एडहेशन। तो हम समझते हैं कि जैसे यदि किसी एक मतलब बोले कि एक हमारे पास कोई भी हम लोगों के पास कोई एक बीकर है, ऐसे ग्लास का कोई एक बीकर है, यदि इस बीकर में हम वाटर डाल दें और वाटर डालने के बाद फिर इसको हम उड़ेल दें, यानी उड़ेलने पर हम देखेंगे इस पे कुछ जो है पार्टिकल वाटर के ऐसे चिपके रह जाते हैं। लेकिन वही यदि बॉडी यदि इसमें हम मरकरी डाले हों और मरकरी डालने के बाद हम उस मरकरी को निकाल दें तो पता ही नहीं चलेगा कि उसमें कुछ चीज़ें पड़ी थी बात पहले। तो सर ये क्या होता है, तो जो हमारा ये वाटर था ये इस कांच से यानी जब ग्लास से मिलता है तो एक फोर्स बनाता है, एडहेसिव फोर्स लगाता है, और यही जो वाटर है इस वाटर से मिल रहा है तो एक फोर्स बनाता है जिसको कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। तो इसका जो कोहेसिव फोर्स बन रहा है उसका जो वैल्यू आता है और जो यहाँ पर एडहेसिव फोर्स बन रहा है इसका जो वैल्यू आता है, तो इन दोनों के बीच का एडहेसिव फोर्स का वैल्यू ज़्यादा होता है इसके कंपेयर में, इसीलिए ये यहाँ पर चिपके हुए दिखाई देते हैं। सवाल आया सर जब हमारा मरकरी था Hg था तब क्या था, तो हमने मान लीजिए ऐसे मरकरी रखा, ये जो मरकरी और ग्लास के बीच का जो एडहेसिव फोर्स है और जो हमारे मरकरी और मरकरी के बीच में जो कोहेसिव फोर्स है, ये कोहेसिव फोर्स इस एडहेसिव फोर्स से कहीं ज़्यादा होता है,
इसलिए ये अपने इंटरनल वैल्यू को दिखाएगा, यानी ये चिपकने का या जो भी काम करना है वो अपने अंदर ही दिखाएगा। इसका इस ग्लास से कोई लेना देना नहीं होता है, इसलिए ये हमको नहीं दिखाई देता है कि हमें यदि ग्लास में यदि हम मरकरी रखे हों तो वह मरकरी जो है ग्लास को भिगोता नहीं है। लेकिन यदि जो हमने बात किया था वाटर का, तो वाटर का एडहेसिव फोर्स यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है ग्लास के साथ, उस वैल्यू को यदि ज़्यादा रखा है इस कोहेसिव फोर्स से, तो यहाँ पर इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा, इसलिए ये इसको भिगोता ही हुआ दिखाई देता है। और यहाँ पर इसका अलग अपना खुद का फोर्स है, इसलिए यह अपना अलग हो जाता है, ये इसको नहीं भिगोता है। तो सवाल आया सर ठीक है, हमने तो ग्लास का और मरकरी का समझ लिया, आपने पहले एग्जाम्पल लिया था ऑयल का वाटर का। तो देखिए हमें एक चीज़ पता है कि हमारा ये यदि वाटर है, इस वाटर में यदि हम ऑयल का कोई भी एक पार्टिकल या दो पार्टिकल हम बात करें, ऐसे मान लीजिए एक बूंद डाल दें, तो इस वाटर पे जब पड़ रहा है इस ऑयल का जो बूंद, तो ऑयल का डेंसिटी कम होने के नाते पहले तो ये इस पे फैलेगा। दूसरी बात, ऑयल से ऑयल के बीच का एक कोहेसिव फोर्स होगा और एक वाटर से वाटर के बीच का कोहेसिव फोर्स होगा और एक वाटर और ऑयल के बीच का एडहेसिव फोर्स भी होगा। तो ये एडहेसिव फोर्स ऑयल और वाटर का एडहेसिव फोर्स जो आ रहा है उसकी वैल्यू होती है कम एज कंपेयर टू वाटर का कोहेसिव फोर्स, इसलिए ये इससे चिपकने का काम करेगा। आपने पिछला एग्जांपल देखा, इसलिए ये क्या करता है, फैलने का काम करता है। यानी कभी भी किसी वाटर सरफेस पे यदि ऑयल का एक या दो बूंद गिर जाए तो हम देखेंगे वह एक फिल्म बनाएगा, एक अपना सरफेस बना लेगा। लेकिन वही चीज़ यदि हमारे पास ऑयल है, इस ऑयल पर हमने एक बूंद या दो बूंद वाटर का गिरा दिया, अब हमको पता है वाटर का जो कोहेसिव फोर्स होता है, यानी इसका वाटर और वाटर के जो पार्टिकल है अपने अंदर एक कोहेसिव फोर्स बनाएंगे और वाटर और ऑयल का एक एडहेसिव फोर्स होगा। तो ये एडहेसिव फोर्स इसके कंपेयर में अब क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो वाटर अपना खुद अलग होना चाहेगा, इसलिए वह एक बस बूंद बना के दिखता है। लेकिन वही यदि तेल का एक बूंद पानी पे पड़ जाए तो वह सरफेस बना लेगा और एक बूंद पानी का तेल पे पड़ जाए तो वह एक मतलब एक सर्कुलर शेप बना के बस रह जाता है। यही कारण है दोस्तों, वो क्या कहलाता है, कोहेशन और एडहेशन। तो कोहेशन प्रोसेस में यदि फोर्स अपने सेम पार्टिकल के बीच में लगता है तो वह कोहेसिव फोर्स कहलाता है। एडहेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जब डिफरेंट पार्टिकल, यानी हमने बात किया था अभी ऑयल और वाटर, उसके बीच में यदि लग रहा हो तो वह एडहेसिव फोर्स कहलाएगा। जिस फोर्स का वैल्यू ज़्यादा होता है वो अपना इफेक्ट दिखाता है। यहाँ पर एडहेसिव फोर्स ज़्यादा था तो वह इसको फैलाने का काम किया, यानी वह उससे चिपकने का काम किया। यहाँ पर इसका कोहेसिव फोर्स ज़्यादा था तो यह अपना अलग होने का काम करेगा, इसलिए वह एक सर्कुलर शेप देगा। दोस्तों इतनी चीज़ें यदि आप समझ गए हों तो आगे हम बताएंगे आपको ये सॉल्व क्या होता है। सॉल्व, कभी भी किसी एक सॉलिड का किसी एक लिक्विड से जो मिक्सचर आता है जिनको हम बाद में अलग ना कर पाए उसको हम सॉल्व बोलेंगे। ये नया चीज़ है, लेकिन एक चीज़ जान लीजिए कि आगे अभी आपको हम बहुत चीज़ें बताएंगे कि क्या होते हैं सर, सॉल्व क्या है, सॉल्व के कितने टाइप होते हैं, क्वेश्चन जैसे आपने बताया वो कितने टाइप के और आगे होंगे। सर आपने अभी इसके पहले कैटलिस्ट बताया था, निगेटिव पॉजिटिव और भी होते हैं, वो कैसे होते हैं, तो इनको हम अगले मतलब वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, देखते रहिए। और यदि आपको ये अच्छा लगा हो, समझ में कुछ आया हो तो कमेंट में जो है थोड़ा मोटिवेट करिए, अच्छा लगता है। और ठीक है, तब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद।